वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद सनाउल्लाह। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 9 का ओवरऑल देखा था कि उसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं या एक्सरसाइज हैं। अब है कि चैप्टर 7 एंड प्रीवियस 40%, इट मीन्स के 20% मिड वन एंड 20% मिड टू। तो इसके जो इंपॉर्टेंट हैं या जो भी चीज़ें हैं हम उसकी डिस्कशन करेंगे, स्पेशली चैप्टर 7। और 7 में भी ये डिफरेंस आता है कि NTHP में 7.7 तक इंक्लूड है और STHP एंड फाउंडेशन में अभी क्योंकि उनका रिमेनिंग कुछ इनके क्लासेस हैं तो इसलिए हम ये नहीं बता देंगे। फिलहाल हम चैप्टर 7 स्टार्ट करते हैं कि 7.1 में डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फार्मूला तो है ये जो गिवन है, मगर ये यूज़ डायरेक्टली मतलब इसके क्वेश्चन नहीं है जैसे बाकी एक्सरसाइज में होता है। यहाँ पे ये यूज़ होगा। तो यूज़ कैसे होगा कि हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे लेंथ के लिए। जैसे हमारा 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है तो पेरीमीटर एंड एरिया। तो पेरीमीटर के लिए सम ऑफ ऑल साइड्स होती हैं और एरिया का फार्मूला भी वो अगेन हम लास्ट में मतलब पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, फिर हम बाय जो पेन होता है जो जैसे कह लेके एक्सप्लेनेशन के हिसाब से मैं बता दूंगा। फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि यहाँ हमें एरिया और पेरीमीटर चाहिए तो हम साइड फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 2 है, 2 में भी ये एरिया फाइंड करना है। 3 में या इवन 4 है। 4 में क्या कह रहे हैं, आइसोसेल शो करना है तो हमें ट्राइंगल शो करना होगा। और 5 है उसमें भी एरिया ऑफ द ट्राइंगल है। तो यहाँ पे हम वर्टिकली मतलब एक ड्रॉ करते हैं। अगेन उस क्वेश्चन पे हम दोबारा आएंगे जब हम 7.1 को एक्सप्लेन करेंगे। हालांकि मेरे वीडियोस ऑलरेडी हैं हर एक्सरसाइज पे, मगर फिर भी हम इसमें बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 7 भी फिर भी आप क्लियरली बात कर सकते हैं। जो 8 है, 8 पे मैं आना चाह रहा था कि 8 की प्रैक्टिस हो ताकि इस टाइप का जो ट्रेपेजियम हो या इससे सिमिलर कोई ट्रेपेजियम आप बना हुआ हो तो उसकी आप एरिया फाइंड कर सकें या एरिया गिवन है तो टी की वैल्यू फाइंड कर सकें। और यहाँ विच पॉइंट इज़ नियरेस्ट का मतलब होगा कि डिस्टेंस निकालेंगे जो स्मॉलेस्ट आएगा वो नियर हो जाएगी। और ये क्वेश्चन सिंपली लिखा है कि इक्वल फ्रॉम डिस्टेंस इक्वल है, मतलब हम पॉइंट को कंसिडर करें एक्स वाई, दूसरी पॉइंट होगी 0, फिर हम उनका डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। 7.2 में जस्ट मिड पॉइंट का फार्मूला है तो मैं अगेन यहाँ जस्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ कि कैसे, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का मसला है कि तो जैसे ये फिगर है तो मैंने फिगर को भी मैंने बाद में एक्सप्लेन किया है कि इस फिगर का मतलब क्या होगा। मैंने इसको भी कैटेगराइज किया हुआ है। फिलहाल मैंने पूरा वाला वीडियो बना दिया क्योंकि साउंड कहीं ना कहीं मसला हो जाता है, इसलिए मैं अभी ओवरव्यू या वॉइस ओवर कर रहा हूँ जस्ट एक्सरसाइज जो मैंने रिकॉर्ड की हुई हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं थोड़ी इसकी डिस्कशन करें। तो क्वेश्चन जो 5 और 6 है या 7 है तो जिसमें थोड़ा काम ज़्यादा हो सिंपली ना, कि फ़र्स्ट क्वेश्चन में तो आपको डायरेक्टली मिड पॉइंट फाइंड करनी है तो वैसे सवाल नहीं होंगे ज़्यादातर, क्योंकि जिसका में यूज़ होगा मिड पॉइंट का तो हम वही करेंगे या वो आ सकते हैं, उसके चांस ज़्यादा हैं। और ग्रेडियंट ऑफ द लाइन है पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। तो ग्रेडियंट का मतलब y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, ये इसका फार्मूला है। और इसको अगर हम लिखें इन टर्म ऑफ टेन तो टेंजेंट थीटा होता है, क्योंकि यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल बना है, परपेंडिकुलर बेस है तो y अपॉन x, फिर वहाँ हमारा यही टेंजेंट थीटा बन जाता है। ये जैसे लिखा गया है मगर इसका यूज़ बुक में नहीं है। मे भी पेपर में आ जाए तो आपको पता हो कि एम इज इक्वल टेन थीटा है, अगर एंगल गिवन है तो टेन थीटा फिर 1045 1 होती है। थोड़ी वैल्यूज़ है मगर इस वे से हमने ना पढ़ाया है ना ही इंशाल्लाह आएगा, क्योंकि मतलब हमारी कोशिश होगी कि इस वे से ना दें, क्योंकि ऐसा डिस्कशन बुक में नहीं है, जस्ट वहाँ फार्मूला लिखा था गया था। अब अगर हम देखें 7.3 एक्सरसाइज में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या कर सकते हैं, तो शुरू में आप ग्रेडियंट फाइंड करना है, आगे यूज़ करना है। तो कोलिनियर का मतलब होता है कि जो जिन पॉइंट्स का स्लोप आपस में सेम हो तो वो कोलिनियर होंगी, एक ही लाइन पे होंगी, तो कोलिनियरिटी यूज़ करनी है। और 7 में हमारा ग्रेडियंट गिवन है, यानी ग्रेडियंट फाइंड करेंगे उसको इक्वेटर -1 कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा सिमिलरली। और 8 में हमें कह रहे हैं कि ये कोलिनियर है, कोलिनियर के लिए जो कंडीशन है वही यूज़ करेंगे। 7.4 में हमारे पास देखें सिंपली ग्रेडियंट गिवन है और पॉइंट गिवन है तो हम इक्वेशन बना सकते हैं। तो इसके दो फॉर्म्स हैं हमारे। तो हमारे देखें क्वेश्चन हम फोर्थ में हम कह रहे हैं जस्ट हमारा ग्रेडियंट और स्लोप गिवन है। और जो 5 है, 5 में क्या है, ग्राफ बनाना है लीनियर इक्वेशन का, तो इसके लिए एक्स और वाई इंटरसेप्ट चाहिए और वही हमसे ये पूछ भी रहे हैं। ठीक, तो क्वेश्चन हमारे अगेन मैंने एक्सरसाइज वाइज किए हुए हैं, जिसमें यहाँ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक होगा ये क्वेश्चन नंबर 10। तो 9 और 10 हैं जो थोड़े डिफरेंट है, या 9 फिर भी वही आ जाता है। तो 7 8 में इन टर्म्स ऑफ टी है जो इक्वेशन आएगी, और 10 में थोड़ा कम ज़्यादा है। तो 10 को थोड़ा देख लीजिएगा। 10 और अगेन मैंने एक्सरसाइज में आई थिंक किया हुआ है, जो मुझे याद आ रहा है कि मैंने ये क्वेश्चन करवाया होगा। तो इसको जस्ट रीड आउट ठीक से करेंगे तो पेपर के हिसाब से ये गाइडेंस है कि जितना रीड आउट अच्छे से करेंगे तो उतना
ठीक हो जाएगा ये। ठीक है, तो इजी बन जाते हैं क्वेश्चन। तो अब इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल लाइन से, तो पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर हमें पता है कि पैरेलल तब होती है जब उनका स्लोप सेम हो। तो यहाँ से मैंने अगेन क्वेश्चन में बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि कैसे होंगे। तो पैरेलल गिवन है, मतलब स्लोप हम वहाँ से ग्रैब करेंगे, और जो पॉइंट की नीड होगी वो हमें गिवन होगी, या तो गिवन होगी, फिर इसके लिए भी अल्टरनेटिव है। तो मैंने अगेन लास्ट में इसको सॉल्व भी किए हुए हैं विथ एग्जांपल्स कह लें या कुछ आइडिया कह लें। तो मैंने इंडिविजुअली इनको सॉल्व किया हुआ है, तो इसलिए मैं इसको अभी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। अदरवाइज वीडियो ज़्यादा लेंदी होगा है, क्योंकि जो मैंने रिकॉर्ड किया वो अराउंड 1 आवर बन रहा है, तो उसमें जो उससे थोड़ा कम करना है, तो इसलिए मैं यहाँ इसको फॉरवर्ड करके या कैंसिल आगे करके वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो इम्पोर्टेंट जो मुझे लगा है कि वो क्वेश्चन नंबर 8 है, जो अच्छा बन सकता है या अच्छा है, जिसमें कहें कि हमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन चाहिए जो तो इससे पैरेलल है। तो पैरेलल के लिए स्लोप मिलेगा। पॉइंट कहाँ से आए, पॉइंट आएगी जो इन दूसरी इक्वेशंस की एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो डायरेक्टली पॉइंट नहीं दी, दो और इन्होंने इक्वेशन दी है जिनको हमें इंटरसेक्ट करवाना है। तो ये भी क्वेश्चन मैंने आगे किया हुआ है, इसको भी देखेंगे हम। और 7.6 से कि जितना पैरेलल का है उतना परपेंडिकुलर का हम कर सकते हैं। कि इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगी कि जैसे पैरेलल का हम स्लोप एज इट इज़ लेते हैं, परपेंडिकुलर के लिए इसको नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देते हैं। अब ये क्वेश्चन इस पर 4 है, तो इसकी भी मैं डिस्कशन आगे कर रहा हूँ अगेन। तो हम उसी पे आते हैं जो हमें मेन है। तो 7.1 में ऐसे देख लेते हैं कि 7.1 में हमारे क्या एरिया एंड पेरीमीटर है, किसके लिए, रेक्टेंगल के, स्क्वायर के, ट्राइंगल के एंड ट्रेपेजियम के। और उसके लिए फार्मूला मैंने लिखे हैं कि एक्स वाई, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, ट्राइंगल एंड ट्रेपेजियम। उसके लिए पेरीमीटर भी लिखे हैं। और क्वेश्चन जो 2 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर जो 5 है, 2 है, ए और बी, ये आपस में एक जैसे हैं, जिनका बेस मतलब 3 पॉइंट्स के बिना हमें इसका एरिया फाइंड करना। मगर ये रेगुलर ट्रायंगल जैसे होता है वैसे नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल वगैरह या इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं, ये डिफरेंट है। तो इसको डिस्कस करने के लिए इसको हम एक क्वेश्चन में इसका लिखता हूँ, लाइक जैसे ये लिखा है, मगर इसको मैंने दोबारा A,2 था, A,6 और -2 है। तो -2 रेंडमली कहीं भी लिखे, मगर -2 के करस्पॉन्डिंग आएगी। तो हमारी हाइट और बेस इसमें ऐसे आती है। तो A+2 इसकी हाइट है और बेस इसका है। तो एरिया का फार्मूला हम यूज़ करें तो बेस और हाइट हमें ये चाहिए। तो एक ये क्वेश्चन है, उसका एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 को मैंने दोबारा यहाँ लिखा है, तो आगे कर देता हूँ। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स ही, क्योंकि मैंने कोऑर्डिनेट्स गलत लिखे थे अपनी तरफ से, मगर क्वेश्चन में देखें तो ऐसे थे 2,4, 6,4 और 14,-1। तो इसका एक ट्रिक है, समझ लें कि, आइडिया समझ लें कि जिनके कोई 2 कोऑर्डिनेट सेम होंगे तो हम वो बेस लेंगे इन दिस टाइप ऑफ ट्राइंगल्स। तो हर किसी में नहीं होगा। जो क्वेश्चन 2A है, B है और क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें इसी टाइप का है। तो बाकी जो आगे आएंगे उस पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो इसमें हमें हाइट चाहिए होगी, तो हम इसके करेस्पॉन्डिंग एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे इमेजनरी, ताकि हमें हाइट पता चले कि तो यहाँ से हाइट आ जाएगी 5 और बेस आ रहा है यहाँ पे 4। तो एरिया का फार्मूला यूज़ करें। अब फर्दर ये कह रहा है कि एरिया गिवन है, मगर एरिया को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये एफ़ पॉइंट भी गिवन थी, मगर एफ़ पॉइंट नहीं, मतलब एफ एज अ फुट लिखा गया था, मगर इसके कोऑर्डिनेट्स नहीं पता थे। तो हम लिख सकते हैं एरिया इज़ 1/2 AF इंटू BC। तो BC हम कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस निकाल के, और जो AF है वो हमें फाइंड करना है। और एरिया हम अभी फाइंड किया था 10, तो उसको यूज़ करें तो हमें लेंथ ऑफ AF क्योंकि रिक्वायर्ड था क्वेश्चन में, तो हम ये भी सॉल्व करें। अगेन ये क्वेश्चन मैंने 7.1 एक्सरसाइज जो इसमें किया हुआ है। तो इम्पोर्टेंट के लिहाज से मैं दोबारा ये कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो कुछ चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो इसमें भी T,0, T+2,0, T,2T+1, यहाँ मैंने गलती से वो लिखा है 2T+1 है, और T+2, 3T+। मैंने मेंशन किया है क्वेश्चन नंबर 8, तो ये 8 का रेफरेंस है। तो एरिया के लिए बेस 1 बेस 2, और ये एरिया आएगा इन टर्म्स ऑफ T। फर्दर अगर एरिया गिवन है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। 7.2 में क्या है, मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट है। तो मिड पॉइंट या तो आपको, तो एरिया या तो फाइंड करेंगे या यूज़ करेंगे। तो फाइंड का मतलब क्वेश्चन नंबर 1 होगा, यूज़ करेंगे जो बाकी के 1 के अलावा क्वेश्चन है उसमें हम यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने इसे लिखा है। फिर कोऑर्डिनेटर, अब मैं उस फिगर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कोऑर्डिनेटर हमारे होते हैं, उनमें से पैरेललोग्राम बनता है, मतलब पैरेललोग्राम, और दूसरे मैंने यहाँ पैरेललोग्राम लिखा है, एक और था ट्रेपेजियम, क्योंकि फिगर के लिहाज से पहले ट्रेपेजियम है फिर पैरेललोग्राम है। ट्रेपेजियम का मतलब है कि
हम क्वालिटेटर में सिर्फ एक पेयर को, क्योंकि 4 साइड्स होती हैं यानी दो पेयर्स होते हैं, तो एक पेयर को हम अगर पैरेलल करते हैं तो ट्रेपेजियम बनता है। हम कहते हैं कि अपोजिट पेयर साइड्स आर पैरेलल, इसका मतलब है कि 2 पेयर्स या बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। मतलब मैंने वर्डिंग में भी गलत लिखी हो, मैं इसके लिए वो सॉरी कर रहा हूँ, मगर यहाँ इसका मतलब ये है कि दोनों पेयर्स पैरेलल हैं आपस में, और यहाँ क्या कह रहे हैं हम कि 1 पेयर पैरेलल है, फिर ट्रेपेजियम बनता है। अब पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल कब बनता है? जब हम पैरेललोग्राम में ये कंडीशन लगाएं कि उसमें अपोजिट साइड जो इक्वल हो जाए, ठीक है, सॉरी, अपोजिट साइड इक्वल भी कह सकते हैं, या फिर ये कहें कि एंगल 90 हो जाए। तो एंगल अगर हम 90 करते हैं तो रेक्टेंगल बनता है। अगर हम साइड्स को इक्वल करते हैं तो हमारा रोम्बस बनेगा, ठीक है। तो साइड्स पे कंडीशन लगी तो रोम्बस आ जाएगा, अगर एंगल पे रिस्ट्रिक्शन लगाएं तो रेक्टेंगल बनेगा। फिर रेक्टेंगल में फर्दर कहेंगे अगर अब साइड्स इक्वल हो जाए तो फिर स्क्वायर आएगा। अब रोम्बस में फिर दोबारा आप लगाएंगे एंगल्स का, तो यहाँ पे आ जाएगा फिर अगेन स्क्वायर। तो स्क्वायर तक जाने के लिए 2 वेज हैं, या तो आप रेक्टेंगल के थ्रू होते हुए आएंगे या रोम्बस के थ्रू होते हुए आएंगे। मतलब कहने का मकसद ये था। और इसको ये भी समझ सकते हैं हम कि एवरी स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, ये तीनों मैंने नाम लिए हैं, ये सारे पैरेललोग्राम के पार्ट्स हैं या पैरेललोग्राम के हिस्से हैं, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं ये हमारे पैरेललोग्राम हैं। तो पैरेललोग्राम में मिड पॉइंट क्योंकि सेम होती है तो इन सब में मिड पॉइंट सेम होगी, बाकी चीज़ें डिफरेंट होंगी। तो ऐसे लिख लिया मैंने दोबारा कि पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल बना और या फिर रोम्बस बना, फिर रोम्बस से फर्दर स्क्वायर बना या रेक्टेंगल से स्क्वायर बना। तो इन सब में मिड पॉइंट सब की सेम होगी क्योंकि ये पैरेललोग्राम के अगेन मैंने जैसे कहा कि पार्ट्स है। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला 1/2 D1, मतलब डायगोनल 1 और डायगोनल 2। और काइट होता है, काइट में भी यही फार्मूला होता है कि डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2। तो इसके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नंबर 1 है, तो पेपर के लिए क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है, 6, 7 है। तो इसको देख लीजिएगा कि 7 स्पेशली जिसकी मतलब जिसको मैंने क्वेश्चन को देखते हुए मैंने मेंशन किया है, तो इसको देख लीजिएगा। 7.3 में ये फार्मूला था जस्ट अब इसको यूज़ करेंगे अगेन हम क्वेश्चन 1 में। तो बाकी जो होगा, सॉरी 1 में हम जस्ट फाइंड करते हैं कि स्लोप होगा क्या या ग्रेडियंट क्या होगा। बाकी जो है हम इसको यूज़ करते हैं कि स्लोप गिवन है तो आगे हम क्या चीज़ें कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट कौन से हैं इसमें वो मैं मेंशन कर रहा हूँ, और इसमें क्वेश्चन नंबर 2 भी है। 7.4 में इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करें। लाइन के लिए अब मैंने इसको अच्छे से लिखा है कि रिक्वायरमेंट्स, तो रिक्वायरमेंट्स हमारी होती हैं स्लोप एंड पॉइंट। तो पॉइंट मोस्टली हमेशा हमारे पास होता है। स्लोप अब देखें मैं यहाँ कह रहा हूँ इन डिफरेंट वेज, तो वेज क्या होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे कि किस किस वे से हमें पॉइंट गिवन होगी। और स्लोप, अब स्लोप का भी अगेन होता है कि डायरेक्टली स्लोप दे दें, या फिर आपको 7.5 में किसी और इक्वेशन से आप स्लोप ग्रैब करते हैं जिसको हम पैरेलल कहेंगे आगे जाके, तो वो भी हो सकता है। तो एक फार्मूला y-y1 मतलब पॉइंट स्लोप फॉर्म है, इसको पॉइंट और स्लोप कहेंगे। दूसरा फार्मूला है पॉइंट और इंटरसेप्ट का, सॉरी स्लोप एंड इंटरसेप्ट का। तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन 1, 3 एंड 4 है। पेपर के लिए जो आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये आए, मतलब जिसके चांस है कि 7 to 10। 7.5 है इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन। तो अब अगेन इक्वेशन के लिए मैं दोबारा लिख रहा हूँ, रिक्वायरमेंट्स क्या है, स्लोप एंड पॉइंट। स्लोप हमें मिला नहीं होगा, दूसरी इक्वेशन मिली होगी, तो दूसरी इक्वेशन से हम इसका ग्रैब करेंगे स्लोप। और पॉइंट जो है वो हमेशा गिवन होगी, या किसी और वे से या डायरेक्टली, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। तो मैंने एक वे लिखा है यहाँ पे, अगर आपके पास कोई पॉइंट लाइन है तो इसका स्लोप हम कैसे फाइंड करते हैं, -a/b। तो एक स्लोप ऑफ द लाइन हम डायरेक्टली विथ थ्रू द इक्वेशन निकाल सकते हैं, -a/b। और इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हैं, मगर उसकी हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा स्लोप क्या होगा, आप कैन बी फाउंड बाय 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो या तो आपको जहाँ लाइन देंगे डायरेक्टली स्लोप ऑफ द लाइन, क्योंकि -a/b होता है तो पैरेलल का भी वही बनेगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर इसका 8 है, तो वो इम्पॉर्टेंट मुझे लगा है कि हो सकता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए, तो इसके लिए रिक्वायरमेंट अगेन पॉइंट एंड स्लोप। तो पॉइंट यहाँ पे कुछ और वे से दी गई जिसकी मैं बात वहाँ भी कर रहा था पहले जब एक्सरसाइज की हम स्टार्ट कर रहे थे, या एक्सरसाइज आपको जब मैं शो करवा रहा था। तो स्लोप टेकन फ्रॉम द पैरेलल हो जाएगा, जो पॉइंट है वो कहाँ से आएगी, फाइंडिंग द पॉइंट्स
थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जो लाइन दो गिवन है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 में, दो और लाइंस गिवन है जिनकी वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वहाँ से पॉइंट फाइंड करेंगे। जैसे ग्राफिकली इसका मतलब ये एक लाइन है, उसके पैरेलल हमें एक और लाइन फाइंड करनी है सच दैट ये जो पास हो रही है किसी एक पॉइंट से हो रही है, वो कौन सी पॉइंट है, वो कोई ऐसी पॉइंट है जिससे वो पास होगी किसी दो और लाइंस की, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो हम फॉर एग्जांपल कहें कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट है जो इन दोनों की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी है और जो पैरेलल लाइन है इससे पास भी हो रही है। तो ग्राफिकली आई थिंक आपको अभी क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। 7.6 में परपेंडिकुलर है, तो अगेन रिक्वायरमेंट क्या है, स्लोप एंड पॉइंट। स्लोप हम कैसे लेंगे फ्रॉम द परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का स्लोप कैसे लेते हैं, जो भी स्लोप हो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। अगर 2 है तो -1/2, -3/2 है तो 2/3। या फिर हम अगर ऐसे लिखें, अगर -a/b m1 का स्लोप है, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन का स्लोप है m1 - a/b, तो परपेंडिकुलर का जो स्लोप होगा वो आएगा b/a। तो हम इसको रेफरेंस बना सकते हैं, कोई भी इक्वेशन हो उसको आप ax + b + by + c में लिखें और बता दें कि m1 ये होगा, m2 ये होगा, तो कोई ये गलत नहीं होगा क्योंकि ये वैलिड है। ये जब इक्वेशन मिली हुई हो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं तो यही बनेगा। तो m1 × m2 की -1 आ जाएगा। इसके अलावा 7.6 के कौन से इंपॉर्टेंट हैं, तो शोइंग दैट AB इज़ परपेंडिकुलर टू द BC। तो AB और BC का अगर स्लोप जो भी है m1 m2 उनको -1 करना है। और ये क्वेश्चन नंबर 1 है। स्पेशली 2 की भी बात कर रहे थे हम, अगर 2 को अगर अलग से देखें तो राइट एंगल शो करना है। तो इसमें ये तरीका नहीं है कि अगर आपको कोई राइट एंगल शो करना है तो 3 साइड्स फाइंड करें, तीनों में से जिन साइड्स का स्लोप, सॉरी साइड नहीं कह सकते हैं कि हम अगर स्लोप के m1 m2 m3 जिन दो का आपस में स्लोप प्रोडक्ट -1 आएगा तो उनके दरमियान जो पॉइंट होगी वो 90 होगी, क्योंकि लास्ट में पूछ रहा है कि विच वन इज़ अ राइट एंगल। ठीक है, तो स्लोप्स तो प्रोडक्ट किसी के आ जाएगा, जिनका आएगा तो वहाँ पे हमें ये भी मिल जाएगा कौन सी पॉइंट या कहाँ पे जो एंगल है वो 90 बन रही है या राइट एंगल बन रही है। तो इसके लिए मैंने लिखा है कि m1 m2 m2 m3 या जो भी है m1 m3 वो हम फाइंड करेंगे जिनका प्रोडक्ट -1 आ गया जिन स्लोप्स का, तो वो आपस में 90 बनेगी और राइट एंगल ट्राइंगल वहाँ पे बनेगा और ऑब्वियस है कि एंगल जो होगी वो दरमियान वाली वही आ जाएगी। तो इसलिए मैंने यह बी है, सी है, तो सिमिलरली ए के लिए हम लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है। अब मैं कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट कौन सा है कॉन्सेप्ट इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं कि वैल्यू, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टी है या ए है। मैं अभी सही नहीं लिखा मैंने, मगर यहाँ ये मेंशन करूँ कि एंगल ए बी सी इज़ 90 और ए सी परपेंडिकुलर बी सी, ये अलग क्वेश्चन है। कुछ पहले मैं समझ रहा था कि मे बी ये सेम हो, मगर शायद स्टूडेंट भी ये समझ रहे होंगे। मगर यहाँ पे कह रहे हैं कि ए बी सी अगर ये 3 पॉइंट्स हैं तो फर्स्ट सिनेरियो है या फर्स्ट केस है, कि इसको केस समझ लें। फर्स्ट केस है ये सा कि आपको ए बी सी ऐसी है ताकि बी पे 90 है तो ट्राइंगल इस किस्म का बनेगा। तो इनकी जो स्लोप m1 m2 है इनका -1 प्रोडक्ट है। ये केस नंबर 1 है, पार्ट ए अगर हमें करना हो तो ये यूज़ करेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट में AC परपेंडिकुलर है BC, तो AC का स्लोप जो भी होगा वो क्योंकि AC परपेंडिकुलर BC, तो AC का स्लोप अगर m1 है और BC का स्लोप m2 है तो इन दोनों की जो प्रोडक्ट होगी वो -1 होगी। तो वो हम यूज़ करके फिर अगेन सॉल्व करेंगे। तो ये यूज़ करना है, ये शोर नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 7, फुट फ्राम ए टू द BC। तो फुट फ्राम ए टू द BC ऐसे होता है कि BC लाइन है उस पर एक F बनाए तो ए के थ्रू जो पास हो। तो इसको सॉल्व करने के लिए या इसको फाइंड करने के लिए मेथड क्या है, ये मेथड आना चाहिए। ज़रूर नहीं कि आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए फार्मूला चाहिए। अगर आपसे पूछता है कि फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, तो इसका फार्मूला सिंपली या मेथड ये है कि आप BC की इक्वेशन बनाएं। AF की इक्वेशन हम बना सकते हैं यूजिंग द परपेंडिकुलर। तो मैं वही बता रहा हूँ कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ AF यूजिंग m2 स्लोप एंड a पॉइंट। तो इसके थ्रू हमें इक्वेशन मिलेगी AF की, और AF और आप अगर BC को सॉल्व करें तो आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मिलेगा। और क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ मेंशन कर रहे हैं कि जो मिड पॉइंट है ना वो F है। शुरू में वो जनरली कहीं भी हो सकता है, मगर यहाँ में वो मेंशन कर रहे हैं कि जो F है वो फुट मिड पॉइंट है। तो हम BC की मिड पॉइंट निकाल के और AF का स्लोप निकाल के, ठीक है। तो मिड पॉइंट क्योंकि निकाल रहे हैं कि इसके बाद हमें आगे फाइंड करने हैं F, इस वजह से हम कर रहे हैं, अदरवाइज़ ये नहीं करते हम। यहाँ गिवन है कि F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। इसके अलावा इनके स्लोप्स क्या होंगे, BC और AF का स्लोप। तो F के हमें कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, तो F के हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे हैं यूजिंग मिड पॉइंट। फिर AF का स्लोप और BC का स्लोप यूज़ करके भी आप -1 के इक्वल करें तो यहाँ से भी सॉल्व हो जाएगा। फिर कुछ और स्टूडेंट ने मेरे सेक्शन से किया था कि उन्होंने BF का स्लोप निकाला
और ए एफ का स्लोप निकाला। इनको उन्होंने प्रोडक्ट करके -1 किया है, तो ये भी ठीक है क्योंकि ये आपस में परपेंडिकुलर ये भी हो जाएंगे, क्योंकि वो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है तो फुट हमेशा 90 पे जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा पॉइंट एंड लाइन के दरमियान कैसे फाइंड होगा कि आप बी सी का स्लोप निकालें और इसके परपेंडिकुलर स्लोप m2 निकालें और ए के थ्रू वो पास होगा, तो पॉइंट और स्लोप गिवन है तो हमें इक्वेशन ऑफ ए एफ मिल जाएगी। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ए एफ एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ बी सी। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ बी सी अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो जब हम बी सी और ए एफ को सॉल्व करेंगे तो हमें एफ मिलेगा। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फाइंड करना आना चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 8 में 8 में फिर भी मिड पॉइंट था, 7 में हम कर रहे थे तो 7 का अगेन यूज़ है। जैसे ही एफ फाइंड हो रहा है ना क्वेश्चन नंबर 7 के अकॉर्डिंग, तो हम ए और एफ में लास्ट में दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करेंगे जस्ट। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एफ क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा क्योंकि एफ के कोऑर्डिनेट्स आप क्वेश्चन 7 के अकॉर्डिंग अगर फाइंड कर रहे हैं तो ए एफ के दरमियान डिस्टेंस, एक ये तरीका है। दूसरा मेथड क्या है कि आप इसको फार्मूला के थ्रू करें, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी और यानी इसको x1 y1 कह लें पॉइंट है और ए बी कोएफिशिएंट्स ऑफ द लाइन है, और इसके अलावा ये इस पर यूज़ करें तो हमें डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन मिल जाएगा। और दो लाइन से तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक पॉइंट पिक करें। अगर इक्वेशन है 2x प्लस वाई -1 0, तो यहाँ से हम x की वैल्यू अगर 0 रखें तो y की वैल्यू हमें 1 मिलेगी। यहाँ मैंने गलती से -1 रखी है। ठीक है, तो यहाँ 0,1 पॉइंट है और दूसरी लाइन है 2x प्लस वाई प्लस 11। तो इन पॉइंट और लाइन को यूज़ करें और दोबारा क्वेश्चन नंबर 9 करें। अब 9 आप भले मेथड से करें या फार्मूला से करें, वो आपका टेक है, जैसे भी करें। तो या तो दो लाइन के दरमियान डिस्टेंस का फार्मूला अलग होता है, मगर हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि थोड़ा रिकल करें कि 9 में हम क्या कर रहे थे, फार्मूला यूज़ करें या आप एफ फाइंड करके और एफ में दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करें। यहाँ क्या है कि दो लाइन से तो किसी भी लाइन को पिक करें, उसमें से एक पॉइंट हम निकाल सकते हैं। एक्स की वैल्यू 0 रखें तो वाई मिल जाएगा, जैसे ही मिल गया तो उस पॉइंट और लाइन दूसरी को यूज़ करें तो हमें वो मिल जाएगा। क्वेश्चन 11 से 12 सिमिलर हैं। तो 13 में पी ए और पी क्यू का रेशो है, तो लेंथ दोनों के निकाल के वो करना है। तो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 16 है जिसको मैं मेंशन कर रहा हूँ। 15 16 है मगर 16 में यहाँ करवा रहा हूँ। यहाँ 16 में कह रहे हैं कि वाई 2x प्लस 3 लाइन है, इस पर एक पॉइंट है वाई एक्सिस पे जो 0,3 होगी, और बी सी ऐसी पॉइंट है जहाँ पे ए बी और बी सी इक्वल हैं। तो एक ही लाइन पे अगर हों तो वहाँ पे बी जो है ना मिड पॉइंट बन जाती है, ये हमें पता होना चाहिए। फिर एक लाइन है थ्रू द बी जो परपेंडिकुलर है बी सी से और आगे जाके क्रॉस हो रही है -1,6 पे। तो हम इक्वेशन ऑफ बी डी निकाल सकते हैं यूजिंग द परपेंडिकुलर स्लोप, क्योंकि स्लोप आपस में लाइन्स परपेंडिकुलर तो स्लोप हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम ये यूज़ कर, तो यहाँ पे बी डी की इक्वेशन हमें पार्ट ए में मिल रही है यूजिंग -1,6 और स्लोप है -1/2। और कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी कैसे सॉल्व होगा, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि सॉल्व बी। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे हम इक्वेशन ऑफ बी डी एंड इक्वेशन ऑफ ए सी को जब हम सॉल्व करें तो, क्योंकि इनकी कॉमन पॉइंट जो है वो बी है दरमियान में जहाँ से वो परपेंडिकुलर हो रहा था। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी कैसे फाइंड होंगे, अब हमें पता था कि ए बी और बी सी इक्वल है और अगर सेम लाइन पे तो वो मिड पॉइंट बन जाएगी। तो ए सी की मिड पॉइंट है बी, इसको यूज़ करें तो आपको मिल जाएगा। तो मैंने इसको सॉल्व फर्दर नहीं किया। अब हम बात करें अगर परपेंडिकुलर हमारा क्या था, तो परपेंडिकुलर कहीं भी हो सकता है। एक लाइन है, इस पर कितने सारे परपेंडिकुलर हो सकते हैं। इनमें से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन सा होगा, जो मिड पॉइंट से क्रॉस होता हो जाएगा। जैसे अब क्वेश्चन नंबर 16 जहाँ एंड हुआ था ना, मतलब जो 7.6 जहाँ एंड हुई है 7.7 वहीं से स्टार्ट हो रही है। तो जो मिड पॉइंट से निकलता है परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर निकलता है उसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं, अदरवाइज वो परपेंडिकुलर ही है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है कि हम ए सी की मिड पॉइंट निकालें और स्लोप हमें पता है ए सी का, तो इसका स्लोप नेगेटिव रेशियो लेके एम के थ्रू पास करवाएं। तो एम ए द पॉइंट है मिड पॉइंट उनकी, और ए सी का स्लोप जो है उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लिया तो पॉइंट स्लोप मिल गए। तो इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। तो 7.7 के फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको डायरेक्टली पूछने, तो 4 to 7 मुझे जो लग रहा है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको कोशिश करें कि ठीक से कर लें जो भी क्वेश्चन हैं। अब हम आते हैं प्रीवियस फर्स्ट मिड और सेकंड मिड। फर्स्ट मिड में चैप्टर 3 और 4 थे, सेकंड मिड में 5 और 9.1 भी था, मगर 9.1 स्पेशली 9.1 पे मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कशन कर लिए। तो अब मैं 3-4 पे और यानी फर्स्ट मिड और सेकंड मिड की बात करूँ तो यहाँ पे कह रहूँगा सिंपली कि रिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ द होल चैप्टर, और उसमें यह देखें कि
चेक ये करें कि जो क्वेश्चन रिमेनिंग है, सॉरी ठीक है, या जो है फर्स्ट मिड आप चेक कर लें कि पेपर आपके पास ऑब्वियसली कहीं ना कहीं फ़ोटो किसी के पास होगा, तो फर्स्ट पेपर देखें, उसमें जो क्वेश्चन आ चुके हैं तो उनके चांसेस ना जैसे हैं, मतलब 0 या 5 to 10% कह रहे हैं उनके चांसेस के दोबारा आ जाएं उन जैसे हैं, मोस्टली उनसे डिफरेंट होंगे। तो थिंक अबाउट रिमेनिंग कॉन्सेप्ट, यानी जो चैप्टर 3 में जो रिमेनिंग है, जो रह गए हैं, जो टच नहीं हुए थे, कोई क्वेश्चन इतने नहीं हम बना सकते हैं, तो कोई ना कोई क्वेश्चन मिस हो जाता है या कोई कॉन्सेप्ट मिस हो जाता है, तो उसको देखें। सिमिलरली सेकंड मिड को भी रिकॉल करें, पेपर देखें सेकंड मिड का, तो उसमें जो जो क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं उसके अलावा क्या कॉन्सेप्ट बचते हैं। अगर मैं 9 की जैसे बात कर रहा था कि वहाँ पे 14, 15 और 17 जैसे नहीं दिया था हमने, तो उसके चांसेस हैं। सिमिलरली यहाँ भी आप देख लें कि कौन कौन से हो सकते हैं, उस हिसाब से सेकंड मिड और फर्स्ट मिड को देखें, और उसमें से जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको देख लें एक दफ़ा, कि उनमें से जो जो चीज़ें नहीं आई या रह गए हैं जो क्वेश्चन। और चैप्टर 1 में अगर मैं बात करूँ कि ऑलमोस्ट हर चीज़ आ चुकी है, मगर उसमें से जो जो कुकिंग डांसिंग का क्वेश्चन है, एडिशनल मैथ वाला सवाल है, मतलब मैं रैंडमली कह रहा हूँ कि ऐसे टाइप के ज़रूर नहीं कि यही हम दे दें, मगर मैं कह रहा हूँ इस टाइप के जो रिमेनिंग है, क्योंकि स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट वैल्यू आ चुका है, इवन आपके अगर वेन डायग्राम के हैं वो आ चुके हैं, और वेन डायग्राम रिपीट भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या है। सेट बिल्डर नोटेशन आ सकता है, तो एक तो चैप्टर्स को रिवाइज कर लें, जो आपकी क्लियर चीज़ें हैं उसको छोड़ दें, जो आपकी मे भी आपके कोई कॉन्सेप्ट है तो उस दफ़ा या जब आप पढ़ रहे थे तब आपके क्लियर नहीं थे, अभी आपके क्लियर हो गए हैं, तो उन क्वेश्चन को टच करें। तो और मेरा ये हमेशा सजेशन स्टूडेंट को होता है कि जो चीज़ आप सोचेंगे ना इसमें मैं छोड़ देता हूँ, और ये समझे कि वो आएगी, तो आपसे कोई चीज़ छूटेगी नहीं, इस वजह से आपके फिर पेपर में आप तंग नहीं होंगे। तो जितनी प्रैक्टिस अभी करेंगे, या कोई क्वेश्चन अगर अभी ट्राई किया होगा तो पेपर में आप सिर्फ सॉल्व करेंगे, और अगर रह जाएगा तो वहाँ क्या होगा, वहाँ आप ट्राई करेंगे, उस ट्राई की वजह से आपका टाइम ज़ाया हो जाएगा, फिर वहीं पे ही मसला हो जाता है। और वैसे तो सबको पता है कि क्वेश्चन जो आते हैं आप पहले कर लें, और ये किया भी करें। कुछ कहते हैं कि हाँ ये हमें आ रहे हैं हम लास्ट में करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टाइम कंज्यूम होते हैं, तो वो टाइम में नहीं होता, लास्ट में उनको फिर टाइम नहीं मिलता। अब पेपर का भी शेड्यूल, स्पेशली NTSP के बच्चों को पता है कि शेड्यूल 5:15 से 8:15 है, तो पहले ही आप सारा दिन सुबह से बैठे होंगे पेपर की तैयारी में, फिर दिमाग वैसे ही कम काम करेगा, ऑब्वियस है कि थकावट हो जाती है स्टूडेंट को। अगर आप कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी फ्री हो जाएं और थोड़ा रिलैक्स होकर काम करें, तो पेपर जो भी होगा जैसे भी होगा, अभी तक बनाया नहीं बना वो अलग बात है, जैसे भी होगा आपको ये पता होना चाहिए कि पेपर हमसे हो जाएगा, अगर आपने पढ़ा हुआ है। सबके लिए बात नहीं है, जिन्होंने पढ़ा हुआ है, जिन्होंने प्रैक्टिस की हुई है, उनके लिए पेपर इजी होगा, और बाकी उनको पता है उनके लिए पेपर कैसे होगा। अल्लाह हाफ़िज़।